एनर्जी सर्किट के इस खास सेगमेंट में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सबसे पहले अभी बातचीत करने वाले हैं क्रूड के बारे में। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को टेम्परेरी जिस तरीके से ओपन किया गया है, हमने अगेन देखा है कि क्रूड के प्राइसेस में जो है एक स्मॉल स्पाइक आता हुआ नज़र आया है। अब ऐसे में मनोज सर आपसे समझना और चाहेंगे हम कि इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं एंड जितने भी क्रूड के प्राइसेस हमें अपसाइड से एक ही दिन में जिस तरीके से डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, आपको लग रहा है कि सिनेरियो अगर थोड़ा-सा कूल ऑफ होगा तो प्राइसेस यही रहने वाले हैं? देखिए यहाँ पे जिस तरह से वॉर इंटेंसिफाई हुआ था तो हमने कच्चे तेल की कीमतों को 117 $118 प्रति बैरल तक जाते हुए देखा था अगर WTI की बात करें, और भारतीय बाजारों में कीमतें लगभग 11,000 के स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन जब यूएस और ईरान के बीच में वहां पे कॉन्फ्लिक्ट सेटल होने की खबरें आई तो हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा और सिंगल ट्रेडिंग सेशन में हमने 18% कीमतों को गिरते हुए देखा। कीमतें लगभग $91 तक इंटरनेशनल मार्केट में करेक्ट होती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी हमने लगभग 8,550 के आसपास तक कीमतों को आते हुए देखा। हमारा मानना है कि यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट सेटल भी होता है तो शॉर्ट टर्म में जो कीमतें हैं वो $88 से $85 का जो रेंज है वहाँ होल्ड करती हुई नजर आएगी कीमतों को, क्योंकि जो वॉर के चलते प्रोडक्शन लॉस हुआ है उसके चलते कीमतों में शॉर्ट टर्म में जो है वो सपोर्ट्स बने रहेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया से लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन का लॉस हुआ है, और टोटल अगर हम खाड़ी के देशों का देखें तो लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का जो है लॉस वहाँ पे प्रोडक्शन का हुआ है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑपरेशन जो है स्टार्ट जरूर हुए हैं लेकिन अभी नॉर्मलाइज पूरी तरह से हुए नहीं है, तो उसको पूरा नॉर्मलाइज होने में भी लगभग 1 से 2 महीने लग सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कच्चे तेल की कीमतों में निचले स्तर पर सपोर्ट बने रहेंगे। अगर यहाँ पे जो यूएस और ईरान की जो पीस डील की वार्ता है वो सफल होती है तो एक बार हम कहीं ना कहीं कीमतों को $88 के आसपास स्टेबल होते हुए देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 8,500 से 8,200 का जो दायरा है वहां पे कीमतें एक बार स्टेबल होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर ये पीस स्टॉक फेल होती है तो फिर से वहां पे कच्चे तेल की कीमतों में एक तेजी का तड़का आ सकता है, और ऊपर में फिर से कीमतें $120 प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में और 11,000 तक भारतीय बाजारों में पहुंच सकती है। तो यहाँ पे जो वार्ता के जो आउटकम्स है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में वार्ता सफल होने के बावजूद भी हमारा मानना है कि 88 से $85 का जो दायरा है WTI के लिए वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा, और भारतीय बाजारों में 8,500 से 8,200 वो शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर थोड़ा-सा जिनकी ऑलरेडी यहाँ पर पोज़ीशन है कच्चे तेल के अंदर, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? अपनी पोज़ीशन को होल्ड करके रखें हमें? देखिए यहाँ अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो उनको पोजीशन को हेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पीस डील की वार्ता आगे बढ़ रही है अगर वो सफल होती है तो फिर एक हम 500 से 700 पॉइंट का पैनिक रिएक्शन मंडे को मार्केट में देख सकते हैं डाउन साइड। और अगर वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन है तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन से हेज करने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर वार्ता फेल होती है तो बिल्कुल हम अपोजिट साइड में वहाँ पे अपसाइड में लगभग 1,000 से 1,200 रुपए का अपसाइड मूव भी जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज क्लोजिंग सेशन में जो भी पोजीशन कच्चे तेल की ट्रेडर्स और निवेशकों के पास है वहाँ पे उनको कॉल या पुट ऑप्शन से हेज करने की सलाह है। चलिए ठीक है। साथ ही साथ हम नेचुरल गैस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल सिचुएशन देख रहे हैं। जितना भी हमने देखा जितने भी बेसिस में डिस्ट्रॉय किए गए हैं यूएस की तरफ से ईरान के। अब ऐसे में सर सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब भी अगर सिचुएशन थोड़ी-सी इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है उसको दोबारा से रीगेन करने की कोशिश की गई है अगर हम डोमेस्टिकली बात करें। अभी आप नेचुरल गैस को कैसे देख रहे हैं? देखिए नेचुरल गैस एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सीजनलिटी के हिसाब से इसमें जो है मूव्स जो है हमको देखने को मिलते हैं, और मेनली जो यहाँ पे जो डिमांड रहती है वो यूएस और यूरोपियन यूनियन की होती है। अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में जो वेदर है वो वार्मर वेदर फोरकास्ट है। दूसरा, यूएस का जो स्टोरेज है वो वीक दर वीक जो है लगातार बढ़ रहा है, और पिछले सप्ताह के भी जो इन्वेंट्री के डेटा कल आए थे वहाँ पे हमने एक बड़ा जो है स्टोरेज में बढ़त आते हुए देखी, और उसी के चलते कीमतों में दबाव है। ऐसे में यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की जो बातें हो रही है उसके चलते कीमतों में दबाव और भी बढ़ते हुए नजर आया है। अभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को $3 के स्तर के नीचे बने हुए देख रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी जो 255 के अहम सपोर्ट सेल थे वो कल मार्केट ब्रीच करता हुआ नजर आया है।
तो टेक्निकली और फंडामेंटली अभी जो स्ट्रक्चर है नेचुरल का वो वीक है। बेहतर होगा कि ये कमोडिटी को अवॉइड करें पोजीशन लेने से। और अगर किसी ने लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी ली हुई है और अगर एक यहाँ पे अपसाइड जो है रिट्रेसमेंट आता है टुवर्ड 265 270 तो वहाँ पे लॉन्ग में निकलने की सलाह रहेगी। चलिए सर, अभी हम देखें आने वाले विंटर डिमांड के अकॉर्डिंग आप नेचुरल गैस में क्या टारगेट्स देख रहे हैं? देखिए शॉर्ट टर्म में यहाँ पे मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में कोई बढ़त देखने को नहीं मिलेगी और अगर ये पीस डील हो जाती है तो 288 यहाँ पे नेचुरल गैस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कीमतों को हम वहाँ पे 230 या 225 तक भी डाउन साइड में आते हुए देखें। तो अभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव जो है फंडामेंटल्स इस कमोडिटी के नहीं है। ये सेल ऑन राइज है, जब तक 288 के स्तर को ये क्लोजिंग बेसिस पर क्रॉस नहीं करता है तब तक इस कमोडिटी में सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट अब ये यहाँ पर जो है हम जान लेते हैं कि वोटिंग रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था कि अभी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर लगती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर क्रूड ऑयल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग गोल्ड की तरफ है, 72% लोगों ने इसको वोट किया है, 16% वोटिंग सिल्वर की तरफ है, 12% वोटिंग क्रूड ऑयल की तरफ देखने को मिली है और कॉपर को इस वक्त जो है वो चूज नहीं किया गया है। अब मनोज सर आपसे भी समझना चाहेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किस कमोडिटी को चुनें? सोना हमेशा से यहाँ पे सेफ रहा है और बिल्कुल जो निवेशक जैसा सोच रहे हैं उसी लाइन पे मैं भी जो है मोहर लगाना चाहूँगा कि सोना ही यहाँ पे वर्तमान हालात को देखते हुए सबसे सेफ जो है बेट लगता है कमोडिटी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सोने का निवेश यहाँ पे सबसे सेफ और बेहतर लगता है। वहाँ पे डिप्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए, अगर छोटे निवेशक हैं तो एसआईपी के रूप में करें और बड़े निवेशक भी वहाँ पे स्ट्रेगर्ड वे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल सोने के काफ़ी मजबूत हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही सेटल होंगे तो हम एक अच्छा अपसाइड मूव सोने में फिर से आते हुए देखेंगे। चलिए, यहाँ पर लोगों ने कॉपर को पिक नहीं किया है। सर आपसे एक टेक ज़रूर जानना चाहेंगे, मेटल्स पर अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए यहाँ पे कॉपर में हमने एक अच्छा स्ट्रेस बनते हुए देखा था जब ये वॉर की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी से और वहाँ से हमने एक बड़ा ब्रेकडाउन देखा था कीमतों में। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $14,500 के हाईज तक पहुँचती हुई नजर आई थी। भारतीय बाजारों में 1480 के स्तर हमने बनते हुए देखे थे और वहाँ पे हमने एक शार्प डिक्लाइन कीमतों में आते हुए देखा। लगभग 30% की गिरावट जो है ऊपरी स्तरों से आई और हमने लगभग 1060 तक भारतीय बाजारों में कीमतों को आते हुए देखा। हमारा मानना है कि यहाँ पे जैसे ही ये न्यूज़ आएगी कॉन्फ्लिक्ट सेटल होते हुए नजर आएंगे तो ग्रेजुअली हमने कॉपर में रिकवरी बनते हुए देखी है। अभी हम कीमतों को $12,500 के स्तर के ऊपर एलएमई पर सस्टेन होते हुए देख रहे हैं और भारतीय बाजारों में 1189 जो एक लॉन्ग टर्म जो है रेजिस्टेंस बना हुआ था कॉपर के लिए उसके ऊपर हमने कीमतों को निकलते हुए देखा है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम अब थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और ये रैली जो है एलएमई पर 13,200 प्रति मेट्रिक टन तक एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। भारतीय बाजारों में भी 1240 1250 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो 1189 से 1180 का जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से एक परफेक्ट रेंज होगा। 1161 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 1220 और 1240 तक के लक्ष्य जो है वहाँ रखे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर कॉपर में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो इन लेवल्स को देख करके चलिए, यहाँ पर आपके लिए खरीदारी के मौके बन रहे हैं। थैंक यू सो मच मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जो भी कमोडिटीज पे हमने चर्चा की उनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ट्रेडर्स और निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि कमोडिटी मार्केट में कोई भी रणनीति बनाने के पहले सेबी रजिस्टर्ड अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। चलिए ठीक है, तो वित्तीय सलाहकार की सलाह लेते हुए ज़रूर चलिए आप लोग और रिस्क एपेटाइट को जांचते हुए चलिए। थैंक यू सो मच मनोज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे थे आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेते हुए ज़रूर चलिए। कमोडिटी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखिए और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड आरई की सलाह ज़रूर लीजिए। पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और साथ ही साथ एक और काम करना है आपको, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी शोज की जो अपडेट है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे। कीप वॉचिंग फाइनेंस।